नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं सैयद मेहरा, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, नितिन खंडेलवाल हैं, एमडी हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के, रवि दियोरा हैं कुंवर जी ग्रुप के, नरेंद्र तनेजा हैं एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट, और दिनेश भट्टर साहब हैं एग्री एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड सिल्वर के साथ, जहां पर तेज गिरावट का माहौल बना है। मतलब गिरावट ऐसी कि आप देखिए कि रिकॉर्ड हाई से करीब करीब 5200 रुपये गोल्ड के दाम कम हो गए इंडियन मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में $250 ऑल टाइम हाई से गोल्ड का भाव नीचे है। हफ्ते भर में 2600 रुपये इंडियन मार्केट में दाम गिरे हैं एमसीएक्स पर, और ग्लोबल मार्केट में $70। तो मेहरा जी, गिरावट पूरी हो गई है, बाकी है? गोल्ड अभी 1814 के आसपास है। फिर अभी मेरे हिसाब से $1800 $1797 तक आने चाहिए। हाँ। नीचे, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $1810 पे, फिर भी एक नीचे आने चाहिए। आज सुबह से थोड़ा सा भाव भी एक नीचे आने चाहिए। आज सुबह से थोड़ा सा भाव 150-200 रुपया बढ़ा है। और मेरे हिसाब से ये जो अभी मंदी है, ये 10 दिन की और अभी भी पेंडिंग है गोल्ड के अंदर। और उसके बाद रेट धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसके बाद 500-700 का रेट इमीडिएटली 10 दिन के अंदर एमसीएक्स के अंदर बढ़ जाएंगे। और ये जो फेड के रेट्स हैं, जो नवंबर के अंदर उन्होंने हॉकी स्टेटमेंट्स के हिसाब से 0.25 बढ़ाने की बात सोची है, उसकी अलाइनमेंट, पहले गोल्ड कभी ऑयल को पकड़ता था, कभी दूसरी चीजों को पकड़ के आगे चलता था, लेकिन अभी गोल्ड फेड के हिसाब से और यूएस की जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से अलाइन होने के हिसाब से गोल्ड के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव के वजह से ये प्रेशर आया है। और ये प्रेशर मुझे लगता है 10-12 दिन और चलेगा, और उसके बाद ये थोड़ा ईज आउट होकर धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएंगे रेट्स। अच्छा जी। अच्छा, आपके मित्र भी हैं हमारे साथ, आप बने रहे हैं। खंडेलवाल जी हैं। खंडेलवाल जी, कैसी लगी आज की गिरावट सर? देखिए, गिरावट तो सबसे पहले इसलिए आई थी कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का इंटरनेशनल एग्जीबिशन था। वहाँ बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलना चाहिए। हाँ। इसलिए बहुत अच्छी गिरावट आई थी। तो उसमें लोगों नहीं, क्या कह रहे हैं खंडेलवाल जी आप? आप कह रहे हैं कि गिरावट इसलिए आई क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल की मीटिंग थी? मीटिंग नहीं थी सर, एग्जीबिशन थी। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि गिरावट की वजह वही है? नहीं, वो नहीं है। हाँ, वो कहेंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर तो ज्वेलर आपको गालियां देंगे कि भाई आपने आप हमारे लिए एग्जीबिशन कर रहे हैं, हमारे लिए दाम घटवा रहे हैं आप। नहीं सर, ज्वेलर्स खुश होता है जब दाम कम होते हैं, क्योंकि दाम कम होने से सेल बढ़ता है, और सेल बढ़ता है तो टर्न अराउंड कम होता है। ये बात खंडेलवाल जी ठीक नहीं है। आप पहले तो आप बोलते थे कि दाम घटने से ज्वेलर को, मतलब अगर कोई चैनल पे आके ये बोल दे कि दाम घटेगा, तो आप ही लोग बोलते हैं कि कोई ज्वेलर आके बोल दे चैनल पे कि दाम घटने वाले हैं, तो ज्वेलर बहुत नाराज होते हैं। आप कह रहे हैं कि ज्वेलर खुश होते हैं। कस्टमर को मिसगाइड, रिकॉर्डिंग है खंडेलवाल जी, रिकॉर्डिंग है, सोच समझ कर बोले। यस, कोई इशू नहीं है। देखिए सर, मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहला रीजन जो एक बार डाउनग्रेड का शुरू हुआ, जेपी मॉर्गन ने जो दिया है कि जैसा सोच रहे थे कि फेड 5 पे रुक जाएगा, 5.25 पे रुक जाएगा, जेपी मॉर्गन ने अचानक एक भूचाल ला दिया। उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट 7 से 7.5% तक के जा सकते। उसको मार्केट ने बहुत ही सीरियसली लिया है, और फेड से अभी वो डिक्लेयर नहीं हो रहा है। दूसरा, चाइना में हॉलीडे हो रहा है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, चाहे वो चांदी का हो या गोल्ड का, और खास करके चांदी इंडस्ट्रियल यूज बहुत होती है। तो एक वीक के लिए जब बंद है तो डिमांड पूरी रुक जाने की वजह से उसका एक दूसरा इफेक्ट उसके अंदर आया है। तीसरा, ये जो जेपी मॉर्गन और जो फेड ने दिया है इंडिकेट्स की थोड़े रेट और बढ़ सकते हैं, अभी इज आउट हुआ नहीं है। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स 101 से लेकर सीधा 160 के पार चला गया। तो ये डॉलर इंडेक्स का प्रेशर भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा आया है। और जैसा कि मैं हरदम कहता है कि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक ट्वाइस, तो ये अपॉर्चुनिटी आते रहती है, देते रहती है। ये अपॉर्चुनिटी फायदा लेने के लिए आई है। अच्छा, आप जो खंडेलवाल जी बोलते थे, आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी और संयम जी से भी बात हुई थी। संयम जी ने कहा था कि हाँ, गोल्ड के दाम अभी कुछ कम होंगे, लेकिन आप तो एकदम परमानेंट बुलिश हैं गोल्ड में। आपने तो कभी गिरावट की बात आप करते नहीं हैं,
और कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी आपसे, आपने कहा था कि गोल्ड दिवाली पे 60 के ऊपर 62 तक गोल्ड चला जाएगा, बड़ी तेजी आएगी, गिरेगा नहीं, हर गिरावट पे बाइंग करनी चाहिए। अब जो लोग आपके कहने पर बाइंग कर चुके हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? दाम तो गिर गए, 57 के नीचे आ गए दाम। सर मैं अभी भी कायम हूँ, मेरा एक फिक्स लाइन है, आप हरदम सुनते हैं, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, 4 कदम ये तो 4 कदम पीछे हो गया, 2 कदम आगे भी नहीं हुआ सर, ये तो उल्टा हो गया। ये 2 की जगह पे 3 कदम पीछे आ गया, इसका मतलब है ज्यादा आगे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपको अगर आगे बढ़ना है तो फिर थोड़ा सा पीछे भी आना पड़ता है, चाहे थोड़ा सा धक्का भी देना है किसी चीज को, तो 2 स्टेप पीछे आना पड़ता है। 2 स्टेप नहीं है ना सर, ऑल टाइम हाई से 5200 रुपए इंडियन मार्केट में गोल्ड के दाम कम हो गए। बिल्कुल, $250 को आप 2 कदम मानते हैं? देखिए सर, ऐसे कुछ इंसिडेंट आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 15-1 साल पहले अपने होली थी, उस समय $1000 के अंदर $90 एक बार कम हुए थे, 2 या 3 दिन के लिए 10% एक ही दिन में कम हुए थे दाम। जब किसी ने हमारी डी रेटिंग कर दी थी, या यूएस की जब डी रेटिंग कर दिया था, एक ही दिन में दाम उतर गए थे। तो ऐसे इंसिडेंट आते रहेंगे, जैसा कोई आदमी देखिए वो तो आते रहेंगे और वो पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि इस तरह के खतरों से भी लोगों को आगाह किया जाना चाहिए। जब आप कोई कॉल देते हैं या कोई फंडामेंटल कोई आउटलुक बताते हैं तो उसके साथ में ये जोड़ा जाना चाहिए। मैं ये तेजी वालों को भी बोलता हूँ और मंदी वालों को भी, जो मंदी में होते हैं, जो लगातार ये बोलते हैं कि भाई दाम गिर ही जाएंगे, तो थोड़ा सा उसमें गुंजाइश ये रखना चाहिए कि भाई अगर ये सिचुएशन होगा तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। संयम जी आप जरा बताइए, मैं बोलते भी आया हूँ, 2 कदम पीछे आता है। ठीक है, मैं संयम जी आप जरा बताइए सर कि इस भाव पर, चूंकि दाम गिर गए हैं काफी और अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, आगे दिवाली का त्योहार है, क्या इस भाव पर फिजिकल की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिख रही है? ये फिजिकल की डिमांड पिछले 2 दिन से थोड़ी सी कम है और ये इसके लिए लोग वेट कर रहे हैं कि भाव 1-2 दिन थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। अगर B2B जैसे एग्जीबिशन हुई हमारी और सारे इवेंट्स है, उसके अंदर जो रिटेलर हैं, जो मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं, उनको पता है कि ये रेट बेस्ट है। अगर 300-400 रुपया घट भी गया तो भी ये रेट शायद वापस ना आए। अच्छा, इस वजह से उन्होंने B2B के अंदर बाइंग बहुत अच्छी चालू हो गई है। B2C जब कस्टमर्स क्या करते हैं कि अगर भाव अचानक से बढ़ता है, अचानक से घटता है ना, तो 2 दिन स्टेबल होने की वेट करते हैं को और नहीं घट जाए। अच्छा। अभी इनकी इस रेट्स के अंदर भी 200, अगर आज 300 रुपया बढ़ा है, 1-2 दिन के अंदर प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, लेकिन जब नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंदर 500 रुपए की तेजी दिखेगी। और ये सोच को देखते हुए एंड रिटेलर जो है, वो एंड कंज्यूमर जो है, 1-आधा दिन रुक के फिर बाइंग के अंदर आ जाएगा। लोगों ने डिसाइड किया, आप देखेंगे ना, 2-3 साल पहले रेट्स वापस श्राद्ध के टाइम पर घटे थे, उस टाइम पे लोगों ने बहुत अच्छी बाइंग करके अपना एडवांस दे के रिटेल एंड के ऊपर अपना माल को रोक लिया और 15 नवरात्रि के फर्स्ट डे पे सारी डिलीवरियां उठी। सेम चीज ये बार भी होंगी, 1-2 दिन के अंदर ग्राहकी अच्छी आएगी। इसके अंदर लोग अपनी बुकिंग करके छोड़ के 15 तारीख को जो नवरात्रि आएंगी उसी टाइम पर लोगों अपने। अच्छा, दिवाली पर मेरा जी क्या किस भाव पर गोल्ड दिलवा रहे हैं ये बताइए, दिवाली पर किस भाव पर? मैं अभी भी कहता हूँ कि यहाँ से मेरे हिसाब से कम 5 से 7% की तेजी आपको आएगी दिवाली तक, और वो 100% आएगी। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, दिवाली तक तो रोक लो मेरा जी, दिवाली तक तो रोक लो दाम को, लोगों को खरीदने तो सस्ते भाव में। नवरात्रि तो इंडिया का मार्केट ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट भी 12 अक्टूबर 15 अक्टूबर से वापस पॉजिटिविटी में आता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छी तेजी आएगी 12-15 अक्टूबर के बाद। खंडेलवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप जरा बताएं कि क्या इस भाव पर अच्छी डिमांड निकलेगी ज्वेलरी की, फिजिकल की, और अगर हाँ तो आपके हिसाब से फिर दिवाली तक क्या प्राइस हो सकता है? देखो, इंक्वायरी बहुत आ रही है और लोग क्या कर रहे हैं, अभी श्राद्ध के अंदर लोग सोना कम लेना पसंद करते हैं, खास करके हिंदू कल्चर के अंदर। तो लोग मैंने देखा एक नया ट्रेंड, इसका फायदा ले रहे, बुकिंग करने आ रहे लोग, ज्वेलरी पसंद भी नहीं कर रहे, अपना रेट बुक कर दे रहे, और वो चाहते हैं कि नवरात्र में और दिवाली दशहरे के समय आके ले, तो अच्छा खासा इंक्वायरी और बुकिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड यहाँ पर आएगी। दिवाली पर क्या भाव खंडेलवाल जी गोल्ड का आपके हिसाब से? 60,000 के ऊपर निश्चित तौर पे निकल जाने। कितना सर? 60,000? 60,000 के ऊपर ही जाएगा दिवाली पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब 4,000 रुपए दाम बढ़ जाएंगे? हाँ, आराम से बढ़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जोड़ूंगा सर दिवाली पे भी आपको। बिल्कुल, हर साल हर बार जोड़ते ही आप, रहता ही। चलिए, अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। अब जरा हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, आप लोग बने रहे सर। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा समझते हैं कि ट्रेड क्या लेना चाहिए। हाँ, रवि जी हमारे साथ है। रवि जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए?
इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर रहेगा, क्योंकि आज डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी दोनों अभी यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा ऊपर आए हैं। तो इंट्राडे के लिए मेरा मानना है कि आज ये करेक्टिव मूड है वो ये यहाँ पे रहना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 56,980 के करीब आप गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 57,200 का लगा है। डाउन साइड 56,500 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड में थोड़ा प्रेशर आएगा। बट मेरा भी मीन्स कि आप जो आगे दो एक्सपर्ट के साथ बात कर रहे थे, मेरा भी ये मानना है कि अगले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड अपने 3 महीने का बॉटम बना लेगा। ओके, ठीक है। मेरा जी, चांदी पर आपका व्यू? चांदी के दाम भी काफी गिर गए हैं। चांदी 21.04 डॉलर है और मुझे लगता है चांदी के अंदर भी अभी 500 रुपए से 700 रुपए की और थोड़ी जैसे कमजोरी 7 दिन 10 दिन के अंदर आएगी और फिर उसके बाद ही इसका भी रुख तेजी का बनेगा। फेड के रेट जो गोल्ड पे इफेक्ट करते हैं, चांदी पे भी थोड़ा सा इनका इफेक्ट है और उनको अलाइनमेंट करते हुए 7 to 8 डेज के अंदर इसका रेट बिल्कुल बॉटम आउट हो जाएगा। ठीक है, गुड बाइंग का सेशन बनेगा। राइट, बहुत शुक्रिया संयम जी आपका, नितिन जी आपका जुड़ने के लिए और बुलियन मार्केट पर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप कच्चे तेल की। क्रूड भी गिरा है सोने चांदी के साथ साथ, और कच्चे तेल में भी आप देखिए कि 2 दिन में 5-6% की गिरावट आ गई है, इसी आशंका में कि अमेरिका में ब्याज दरें ऊपरी स्तर पर बनी रहेंगी। तो तनेजा जी, हालांकि मेरे ख्याल से जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने ये कहा था कि ये तेजी लंबे वक्त तक टिकेगी नहीं, और देखिए दाम नीचे आए हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह कुछ और है, लेकिन फिर भी दाम गिरे हैं। तो अब क्या लगता है सर आपको क्रूड? नहीं, देखिए, पीछे की वजह ये अमेरिका के इंटरेस्ट रेट नहीं है। पीछे की वजह वही है क्योंकि डिमांड जो है इतनी बड़ी नहीं है, सप्लाई में कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई दिक्कत या कंस्ट्रेंट्स थी नहीं। ये आर्टिफिशियली ओपेक और ये सब मिल करके इसको ऊपर लेके जा रहे थे। मार्केट में इन्होंने एक तनाव पैदा किया, एक ये कहना शुरू करा कि बहुत दिक्कत होने वाली है, सप्लाई नहीं होगी, प्रोडक्शन कट जो है वो जरूरत से ज्यादा करा, उसकी वजह से ही कीमतें ऊपर गई थी। अब मार्केट रियलिटी को अलाइन कर रही है, मार्केट को समझ में आ रहा है कि कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, जितनी बाजार को तेल की जरूरत है पर्याप्त मात्रा में रहेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें ये कंफर्ट आया है और आपने देखा है कि जो कीमतें जो है वो लगातार जो है वो नीचे आई हैं। मुझे लगता है कि जो अभी जो जिस हिसाब से कीमतें गई थी अभी थोड़ा और नीचे जाएंगी, क्योंकि जो अभी जो जिस तरह से आर्टिफिशियली ऊपर ले गए थे, अब उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जो माहौल बनाया था उन्होंने, ऊपर कीमत गई, लेकिन ना तो चाइना की तरफ से कोई ऐसा डेटा आ रहा है, ना अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई डेटा निकल के आ रहा है। शेल प्रोडक्शन जो है वहां कोई बढ़ोतरी ऐसी नहीं हुई है। भारत में दिवाली के आसपास जो है खपत जरूर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसी बहुत बड़ी डिमांड नहीं बढ़ी है। फिर ये कहाँ से डिमांड आ रही है जिसकी ये बात कर रहे थे? इसलिए मुझे लगता है कि आर्टिफिशियली उसको ऊपर लेके गए थे और नेचुरली जो कीमत है वो नीचे आ रही है। ठीक है, तो और क्या प्राइस सर देख रहे हैं आप क्रूड का भी? नहीं, देखिए, अभी जो कीमतें आप ये देखेंगे, क्योंकि अभी ओपेक इसको रिस्पॉन्ड करेगा और इनकी कोशिश होगी कीमतों को वापस लेके जाना चाहे, तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो अभी जो कीमत वापस आनी चाहिए वो 82 से लेकर के और 87 के बीच में आनी चाहिए। डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल को आप देखते हैं तो कोई भी कीमत जो 87 से ऊपर है या 82 और 87 के बैंड से ऊपर है वो सस्टेनेबल अभी आज के हालात में नहीं हो पाएगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका तनेजा जी जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपना व्यू देने के लिए। तो ये बात हो गई बुलियन की, क्रूड की। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एग्री की। आज एग्री में भी बड़ा कोहराम मचा है और एग्री में आप देखिए कि जीरा जो है वो गिरा है करीब 4%, 2400 रुपये के आसपास की गिरावट आई है, 57,500 का भाव आ गया है। ग्वारसीड भी करीब 2.5% गिरा है, ग्वारगम ऑलमोस्ट 2% गिरा है। तो एग्री में भी अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। तो दियोरा जी, पहले तो आप ये बताएं सर क्या हुआ, पहले जीरे पे बताएं क्या हुआ जीरे में आज। डेफिनेटली जो लास्ट मोमेंटम में पर्टिकुलर आज सेकंड हाफ में एक बड़ा करेक्टिव मूड था, क्योंकि अक्रॉस द बास्केट इतना मूड खराब हुआ और हायर लेवल पे जो मार्केट बात हो रही थी डिमांड की, हायर लेवल पे एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात हो रही थी, इसमें थोड़ा बहुत गिरावट है। इस हिसाब से सेंटिमेंट वहां पे खराब हुए। पर्टिकुलर जब सारे रिस्क एसेट क्लासेस में करेक्शन होता है तब अभी एग्री में भी उसका प्रभाव होता है। हालांकि सीधा कोई उसका लेना देना होता नहीं है,
बट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 57,000 तक के लेवल वहां पे आ सकते हैं। एंड लास्ट मोमेंटम एक फ्लिप टेप हुआ था और काफी अच्छी गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। 57,000 के करीब एक बार शॉर्ट पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। उसके बिलो अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ब्रॉडर रेंज में 56,500 से 59,000 तक की रेंज में ही रहेगा। हाई लेवल पे मुनाफा वसूली का प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है और आगे जाके जैसे आपको अक्टूबर मिड से स्विंग के नंबर आएंगे, गिरावट का दौर यहाँ पे और बढ़ सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आगे थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। और इस वक्त हमारे साथ जीरा के एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, और दिनेश भट्टर साहब जोधपुर से। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जीरा देखिए आज काफ़ी टूटा है सर, और आप देखिए कि जो जीरे में गिरावट आई है करीब करीब 4% की। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी तेज गिरावट आ गई जीरे में? सर इस महीने में लास्ट बड़ी एक्सपायरी है और इसमें 2200-2300 टन की बड़ी एक्सपायरी है। तो इसमें मुझे लगता है ये एक्सपायरी छलटे उससे पहले थोड़ा पैनिक रह सकता है। तो मतलब बड़ा पैनिक रह सकता है से मतलब आपका क्या है, और गिरेगा? थोड़ा बहुत गिर सकता है सर। इसमें बड़ी मंदी जैसा दिख नहीं रहा कि एक्सपोर्ट का भाव है, इंडिया का एक्सपोर्ट का भाव है वो सभी देशों के भाव से बराबर चल रहा है, उससे नीचे ही है। और दूसरे देशों के भाव जरूर है पर वो एक्सपोर्ट के अंदर माल नहीं है उनके पास। अभी काफी जो कंटेनर जो चाइना से, टर्की, सीरिया से जो भी यहाँ इंडिया में डंपिंग हुए, दुबई में हुए, सब पलट गए करीब करीब। अच्छा, और नए व्यापार ओनली इंडिया के अलावा कोई सप्लायर नहीं है इनमें। अच्छा, और 100% नवंबर में चाइना खुद आएगा एक्सपोर्ट का माल इंपोर्ट करने के लिए। तो उनके 1 लाख टन, उनको 1 लाख टन की खपत है और वो 30-35 हजार उसका खुद का हुआ। 30,000 इंडिया से लेके गया, 5,000 इंडिया को वापस दिया। कुल मिला के 20,000 टन कम से कम चाइना का एक्सपोर्ट होगा अगले 4 तो महीनों के अंदर। मतलब कुल मिला के जो अभी जो एक्सपोर्ट के प्राइस आ रहे हैं तो वो प्राइस मतलब एक्सपोर्ट का भाव देना अभी ठीक है ना? क्योंकि कई बार आपका ऑब्जेक्शन होता है कि जब एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है तो एक्सपोर्ट का भाव क्यों? तो अभी चूंकि आप कह रहे हैं कि होने वाला है, हो रहा है, इसलिए ये भाव ठीक है ना भट्टर जी एक्सपोर्ट वाला? जब मैंने उस समय आपको कहा एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, उस समय इम्पोर्ट के भाव $5500, $6,000, इंडिया का भाव $72-50। तो वो होने का सवाल इन दूसरे देश भाव। अभी इंडिया का भाव और चाइना का भाव, अन्य देशों का भाव मिला तो इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी देश के पास। और देश दुनिया बहुत बड़ी है सर, यूरोप कंट्री की गिराई की है, अभी बांग्लादेश की गिराई की है। यस। तो आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, चूंकि एक्सपायरी है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। आप बने रहें भट्टर जी, मैं आपके पास ग्वार पर भी आऊंगा। तो ग्वार पर पहले रवि जी आप बताइए कि अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ग्वार सीड में और ग्वार गम में? गुआर गम में काफी बड़ी गिरावट है और जहां भी नेगेटिव फैक्टर है उसको वो डिस्काउंट करता है। क्रूड के प्राइसेस में करेक्शन आया तो नेगेटिविटी उन्होंने आज डाइजेस्ट किया। हालांकि प्राइसेस जब बढ़े थे तब कुछ भी उसका प्रीमियम नहीं मिला था। थोड़ी बारिश आई आपने ये बोल दिया, मैं ये पूछने वाला था आपसे। मार्केट में थोड़ा प्रीमियम तब लिया जब थोड़ी बारिश की मींस की कमी लास्ट मंथ में रही। बट उसके बाद बारिश में फिर भी कमी है, मींस के स्विंग वाले इलाके में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर भी प्राइसेस में एक साउथवर्ड डायरेक्शन में वहां पे मंदी है। मुझे लग रहा है कि ये करंट एक्सपायर है, वो खत्म होने से पहले ये प्राइसेस में अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से टेक्निकली या फंडामेंटली 5200 का लेवल गुआर सीड में और नीचे 10,500 का लेवल गुआर गम में एक बॉटम बन जाएगा। प्राइसेस में हेल्थी गिरावट आ चुकी है और नेगेटिविटी प्राइसेस में आ चुके हैं। थोड़ा बहुत स्टॉक एक्सचेंजेस पे ऐड लगा, ऐसा मार्केट का फियर था, बट इतना ज्यादा भी नहीं है कि प्राइसेस में इतना करेक्शन आए। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो मैंने यहाँ पे बॉटम बताई 5200 एंड 10,500, इसके स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में बाइंग करें। मुझे रिकवरी पहले लग रहा है कि गुआर सीड में 5600 एंड गुआर गम में 11,800 तक की रिकवरी आपको अगले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में दिखनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अब अच्छी रिकवरी यहाँ पर ग्वार सीड और ग्वार गम में आ सकती है। भट्टर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बात को लेकर के आपने बहुत ही बेहतरीन सेमिनार का आयोजन किया जोधपुर के ओसिया में, और बहुत ही डिटेल व्यू वहाँ पर निकल के आए किसानों के पैनल में, टेक्निकल पैनल में, फंडामेंटल पैनल में। तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत ही सही तरीके से पूरा मैनेज किया, आपकी पूरी टीम ने, एथनिक ग्रुप ने। आप जरा हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से ग्वार में क्या हुआ सर? आज क्या हुआ ग्वार में, ये बताइए। ग्वार में सर अभी क्या है कि इसमें एक एक्सपायरी खड़ी है अक्टूबर महीने में। दूसरा क्या है,
बाइंग पोजिशन लंबे पिछले कंटिन्यू गवार पिछले 10 से 12 दिन 15 दिन हर रोज का रोज घट ही रहा है, एक तरफा घट रहा है। फिर हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही बिल्कुल बोले। एक तरफा घट रहा है। अभी इसका भाव का जो लेवल आके खड़ा हुआ है वो एक ऐसा लेवल आके खड़ा हो गया, इसमें कोई रिस्क वाली कोई बात ही नहीं बन रही है। अब जैसे अभी किसान की आमदनी कल 80,000 की थी, आज 60,000 65,000 की। अभी मंडियों के अंदर अच्छा माल आ रहा है, उसमें स्टॉकिस्ट खूब ले रहे हैं, मिल वाले खूब ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, गम का व्यापार भी अच्छा हो रहा है। आज कम से कम 1200-1300 टन फिजिकल के अंदर एक्सपोर्ट का काम, एक्सपोर्टर ने फिजिकल में माल लिया। तो अभी क्या है, जो एक्सपोर्ट में अभी नया गम का डिमांड रहती है ना, उसमें विस्कोसिटी अच्छी रहती है। और पुराने जो गवार पड़े, लेकिन भट्टर जी जो बात आप कह रहे हैं कि आज अच्छी बाइंग हुई है गम की भी और ग्वार की भी, तो फिर आज इतनी गिरावट क्यों आ गई? सर गिरावट सट्टे में है, फिजिकल के अंदर कोई मंडियों में कोई दबाव नहीं आया। ओके, मंडी ऊंची बिक रही है, 52-53 तक मंडी बिक रही है। हाँ। सत्ता का वायदे के अंदर से घटना बढ़ना क्या होता है? वायदे के अंदर घटना बढ़ना, व्यापार किसी को बेचना है, किसान में बेचना है। ठीक है। नए भावों में, हाजिर में नए भावों में सब जने स्टॉकिस्ट भी अच्छे लोग इस भाव में सब आएंगे सर। इस भाव में रिस्क बहुत कम है सर। ओके, तो आपका रिस्क फैक्टर नहीं है इस भाव में, ये अच्छा भाव है बाइंग का। हाँ। देखो साल में गवार है ना, साल में 20% का रिटर्न देता है। अब कब दे? हर साल में 20% का रिटर्न देता है। अब ये भाव का लेवल 5200-5300 में अगर गवार मिलता है तो किसान ज्यादा दबाओगे तो किसान माल लाना बंद कर देगा। किसान जरूरत वाले, ठीक है, एक महीना आप किसान जरूरत वाला ठीक है किसान है तो नीचे राइट सर। तो ये आप कह रहे हैं कि फिजिकल का मार्केट बहुत अच्छा है, तो ऐसे में इस भाव पर कोई रिस्क नहीं है। बहुत शुक्रिया भट्टर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब लेते हैं सवाल, कैलाश चंद्र मोदी हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने बच्चों की शादी के लिए 100 ग्राम गोल्ड खरीदना है, तो किस लेवल पे खरीदना स्टार्ट किया जाए? गोल्ड खरीदना है शादी के लिए, बताइए रवि जी, खरीद लें इस भाव पे? जरूर से शादी के लिए तो मीन्स कब शादी आ जाएगी तब प्राइसेस कब हो गए, शादी के लिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए। गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जब फिजिकल में आप बाय करते हो तब आपको महंगी लगती है, पर जब घर पे आके 1 साल के बाद देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सस्ता मैंने ले लिया। मुझे लग रहा है कि ये बेटर लेवल है। अगर स्पोर्ट में 57,000 के बिलो प्राइसेस मिल रहा है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये लेवल अट्रैक्टिव लेवल है। अगले 2-3 महीने का लो अगले 10-15 दिन में बन जाएगा, तो रेडी रहे आप। मुझे लग रहा है कि 56,500 से 57,000 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे बाय करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अनवर है। पूछिए अनवर। सर हेलो जी, पूछें। जी सर, मैं रवि जी से सवाल है सर कि चांदी कब तक ले लेनी चाहिए? चांदी में कब तक बाइंग करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए, बताइए रवि जी। चांदी वैसे देखे तो ये लेवल भी गलत नहीं है, बट यस जब तक चाइना ओपन नहीं होता तब तक बड़ी वहां पे रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं दिख रहे। नेक्स्ट वीक से मंडे से चाइना ओपन होगा, उसके बाद आपको वहां पे बेस मेटल एज वेल एज इसमें रिकवरी आती हुई दिखेगी। तो अभी क्या करें, अभी मीन्स के डायरेक्ट सिल्वर बाय करने की वजह वो आप क्या करें कि 67,000 का जो पुट ऑप्शन है उसको बेचे। इससे क्या होगा कि आपको 2,000 के करीब का प्रीमियम मिल जाएगा, मीन्स आपका कॉस्ट होगा 65 के करीब। तो एक बेटर लेवल है, या आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें, 67,000 का पुट राइट करके आप होल्ड करें। ये डीके होता जाएगा और आप अगर वहां पे डिलीवरी आपको फ्यूचर भी लेना पड़ा तो भी आपका एवरेज होगा 65,000। मिनी से ट्राई करें। अगर आप ऑप्शन नहीं करना है तो ये लेवल से, अगर आपको एक बड़ी सिल्वर लेनी है, ये लेवल से एवरी 500 पॉइंट की गिरावट पे एक सिल्वर मिनी बाय करें। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में आपको 15-20 दिन में फिर से 69,500 तक के लेवल दिखने चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए और इन सवालों के जवाब देने के लिए।